गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग भाई? हेलो 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 हेलो। हाँ, मस्त हैं, बढ़िया बात है। मैं बढ़िया हूं बेटा, एकदम बढ़िया हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जबरदस्त। तबीयत बढ़िया है बेटा, एकदम मस्त है, स्वस्थ हैं। हम्म। लव यू बेटा, लव यू, लव यू, लव यू। कल वाले होमवर्क क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जो होमवर्क में दिए थे वो आज सोल्व करेंगे। हम्म। टेस्ट सिलेबस, टेस्ट नेक्स्ट संडे को है ना? तो टेस्ट में, हाँ, लास्ट चैप्टर मतलब यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट पूरा आएगा, पूरा कंप्लीट। यदि माइनर टेस्ट है तो पूरा आएगा। मेजर तो क्या ही होगा, मेजर है, मेजर होगा तो और देखेंगे। माइनर है तो ये लास्ट चैप्टर आ जाएगा। तीसरा टेस्ट है ना तुम्हारा, भी तो माइनर ही होगा। कल की क्लास नहीं की? क्या नहीं की? हम्म। क्या सरप्राइज है? ओहो, सरप्राइज पहले थोड़ा ना बताया जाता है ना। सरप्राइज को पहले थोड़ा ना डिस्कस किया जाता है भाई? हम्म। हाँ, सही करवा दी थी बेटा पीडीएफ। हाँ, गलत डल गई थी। वीटी सर की क्लास के लेक्चर की पीडीएफ डल गई थी गलती से अपने लेक्चर की जगह। वो सही हो गई थी, रात को सही करवा दी थी। हाँ, कल की क्लास नहीं की, आज से कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। कर सकते हो। हम्म। हाँ, चलो, बातें बहुत होती रहेंगी, बातें करते रहेंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा पढ़ाएंगे आगे आगे, धीरे धीरे देखो, और मजा आने लग जाएगा। हम्म। फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। फिजिक्स में फिर इंटरेस्ट आएगा तो तुम टाइम दोगे, मेहनत करोगे। मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे। मार्क्स आएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो और ज्यादा मार्क्स आएंगे। और ज्यादा मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन होगा। सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आई फ्लू हो गया तो थोड़ी सी केयर करो, ध्यान रखो। कुछ नहीं है, थोड़े दिन में सही हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो बेटा, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो, खूब सारी। जितने क्वेश्चन कर सकते हो कम है, जितने कर सकते हो कम है। मतलब चीजान झोंक दो यार। समझ रहे हो ना? ये साल जिंदगी बदलने वाला है। ऐसा समझो, ये साल एक ऐसा साल है तुम्हारी लाइफ में जो फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा मौका, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, ऐसे समझो। टूट पड़ो इस पे। हम्म। कहां से क्वेश्चन करे? क्वेश्चन करने की कमी थोड़ा है यार। यहां से दे रहे हैं वो क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस हो जाए, पहले देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्लास को अटेंड, टाइमली अटेंड करना है। क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? उनको रिवीजन भी टाइमली करते रहना है। उसके बाद फिर आती है डीपीपी। फिर डीपीपी करो। जब सब डीपीपी हो जाती हैं, तब जाकर के फिर पीएनएस करो। पीएनएस हो जाते हैं, फिर एसएनएस करो। फिर पीवाई क्यू बुक ले रखी है, पीवाई क्यू बुक करो। मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से क्वेश्चंस करो, ठीक है? और यदि नहीं है तो कोई बुक ले सकते हो, बुक से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। चाहे जहां से प्रैक्टिस करो यार। कोई नीट का कोई भी मटेरियल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो मटेरियल हो उसके आंसर्स वेरीफाइड हो, सही हो। गलत आंसर के चक्कर में गलत चीजें ना सीखो बस। बाकी थ्योरी जो क्लास नोट्स में करवा रहा हूं ये सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना कम है, जितना कर सकते हो।
मैं तो ये कहता हूं मिनिमम डेली 25 क्वेश्चन का टारगेट तो पूरा होना ही होना चाहिए। यदि क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं नए 25 करने के लिए तो रिपीट रिपीट कर लो, पहले जो किए हैं उन्हीं को रिपीट कर लो, ठीक है। हम्म चलो देखो, नोट्स के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं हो सकते ना बेटा, वो तो मैंने सोल्व करवा दिए। तुम खुद का दिमाग कब लगाओगे? जब नया क्वेश्चन सोल्व करोगे। नोट्स थ्योरी सब के लिए सफिशिएंट है, चीजें सीखने के लिए सफिशिएंट है, प्रैक्टिस के लिए नहीं। प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस करोगे, जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। स्टडी मटेरियल से करो, बिल्कुल करो, हाँ। साथ साथ पैरेलली कर सकते हो मॉड्यूल को। मॉड्यूल कैसे लगाने का, देखो मॉड्यूल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी डीपीपी सोल्व करो, फिर उसके बाद उस टॉपिक के मॉड्यूल से क्वेश्चन सोल्व कर लो। हाँ, करो ऐसे। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई भी कंजूसी नहीं बरतनी है, कोई कंजूसी नहीं बरतनी है, सही बता रहा हूं। ऐसे समझो कि नंबर जो होंगे ना तुम्हारे एग्जाम में आने वाले, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बेटा कहीं के भी मॉड्यूल हो, कोई भी मटेरियल तुम्हारे पास है तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर तुमने मान लो तैयारी की थी, कहीं से भी कुछ पढ़ा था तो वो क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। प्रीवियस ईयर बुक कोई भी ले लो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कहीं से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है तुम्हें जब तक बोला ना जाए, ठीक है ना। जिस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत होगी उसके लिए बोला जाएगा। उसके क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं, कर सकते हो तो कर लो। यदि दिक्कत आए, मान लो एक्चुअल में क्या है कि कई सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव नेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ डाटा खुद से मानना पड़ता है, कुछ चीजें खुद से लेकर के सोल्व करनी पड़ती है, उन्हीं के टर्म्स में आंसर आता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें सब डाटा दिया जाता है, ऑप्शन भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एक बार गुस्सा कीजिए, करेंगे बेटा, क्वेश्चन का जवाब मत देना फिर करेंगे। गुस्सा तो अपन कर देते हैं, गुस्सा नहीं एक्चुअल में डांट देते हैं, है भाई, गुस्सा तुम पे क्यों करेंगे? इतने प्यारे प्यारे देखो, कितने सुंदर सुंदर लोग हो तुम, उन पे कैसे गुस्सा कर सकता है कोई, है भाई? तुम पे गुस्सा कैसे आएगा? तुम्हें तो देखने के बाद गुस्सा गायब और हो जाए किसी का, है भाई? तुम्हें देख के तो गुस्सा गायब हो जाए, गुस्सा आएगा कहां से? हाँ, नहीं नहीं, सच में तुम पे गुस्सा नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हो, नालायक बन जाते हो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत डांट तो पड़नी चाहिए ही। हम्म चलो, मक्खन लगा रहा हूं तुम्हारे नालायक हो। सच्चाई है, नहीं सच्चाई, सच में बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। मतलब कई बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं, देखता हूँ, मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे मार्क्स आने लग गए, मेरे को समझ में आने लग गया। अच्छा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ सच में मैंने किसी बच्चे को फिजिक्स समझा, मतलब अच्छा लगने लग जाता है, रियली। ज्यादा मेहनत करने का मन करता है, सच्चाई ये है। इसीलिए मैं भी तारीफ कर देता हूँ तुम्हारी, ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम ज्यादा मेहनत करने लग जाओ, फिर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, तुम मेहनत करोगे, ये चलता जाएगा प्रोसेस, और हम मेहनती बन जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाओगे। और कभी डॉक्टर बन जाओ तो भाई इतना सा कर देना, कभी इलाज उलाज फ्री में कर देना, और तो क्या ही है, अब मेरे को तो क्या ही डिमांड होगी तुमसे, है भाई? कभी कोई हॉस्पिटल में मिल जाए तो हाय हेलो कर लेना, अच्छा लगेगा। हम्म चलो, बिल्कुल कर देंगे, हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं फ्री में इलाज करने के चक्कर में गुरुजी को लिटा के किडनी विडनी निकाल दी मेरी, है कि ये तो क्या ही बोलेंगे, इनको क्या पता चलेगा, ये ऐसा काम तो कर मत देना भाई मेरा। अरे, लिटाया गुरुजी को, अंदर गए जब 2 किडनी थी, बाहर आते टाइम 1 किडनी लेके आ रहे हैं। हम्म ऐसा नहीं करोगे ना, हाँ, तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे, नहीं नहीं, ऑब्वियस सी बात, अच्छे डॉक्टर बनोगे। दिन नालायक एक बोल रहा है यही करेंगे,
इसका नाम नोट कर लेता हूं, इसके पास तो गलती से ना जाऊं। चलो शुरू करते हैं बेटा अपन अब। हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लिया था, पाथ की इक्वेशन निकालना। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिकल पैरामीटर्स, जिसमें हमने अभी तक पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें की थी, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे थे। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के करेंगे। फिर हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब जो बेसिक टर्म्स जो हम यूज में लेंगे ना आगे पूरे मोशन में, आगे जितने भी टर्म्स हम यूज लेंगे उनको हम डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, जो छोटी छोटी मिस्टेक हम कर सकते हैं उनको हम पॉइंट आउट करते चलेंगे। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, A butterfly start flying from a corner of a cubicle room and reaches to opposite corner of the room. Find displacement. एक बटरफ्लाई है, एक रूम के कॉर्नर से उड़ना स्टार्ट करती है और अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, सभी ने कर दिया होगा मुझे लगता है। आंसर आएगा √3a। √3a ये होता है बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने याद करने के लिए बोला था कि एक क्यूब जो है जिसकी साइड लेंथ a है, उसका बॉडी डायगोनल की लेंथ जो होती है वो √3 होती है। √3 सभी को याद होगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, बॉडी डायगोनल की लेंथ, ये तो रिजल्ट ही याद हमें रखना होता है, √3 होता है। सभी का सही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, बटरफ्लाई है, उड़ के जा रही है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो वो तो √3 बॉडी डायगोनल के इक्वल होगी। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें इस बार एक चींटी है जो एक क्यूबिकल रूम के एक कॉर्नर से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच रही है, जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे। लेकिन चींटी जो है वो एक आलसी चींटी है, तुम्हारी तरह आलसी है बिल्कुल। वो चाहती है कि मैं कम से कम चलूं और वहां पहुंच जाऊं। उड़ भी नहीं सकती बेचारी, उड़ भी नहीं सकती, वो तो चल सकती है, रेंग सकती है। ठीक है, तो वो एक कॉर्नर से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहती है, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस चले कि वहां पहुंच जाए, ऐसा वो चाहती है। ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ये रूम है, ये रूम है। वो चींटी यहां से शुरू करती है और यहां पे पहुंचती है, यहां पे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचती है। तो अब वो कैसे पाथ पे चले कि मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़े। तो जैसा कि मैं जवाब देख पा रहा हूं, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं √2a + a, √2a + a, वो ये जवाब दे रहे हैं। चलो, उनके हिसाब से मिनिमम डिस्टेंस यदि यहां से यहां पहुंचना है, तो उनका मानना है कि सर पहले यहां से ऐसे चल के जाए, यहां से यहां जाए फेस डायगोनल पे, ऐसे फेस वाले डायगोनल पे जाए, तो ये √2a होगा। और फिर यहां से यहां जाए, तो √2a + a, ये डिस्टेंस आ गई। तो कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है √2a + a, तो ये हो जाएगा 1.414a + a, तो ये 2.414a हो जाएगा। लेकिन कैसे कह सकते हो कि ये मिनिमम है। कुछ बच्चे दूसरा जवाब दे रहे हैं √5 है, √5 है। चलो देखते हैं कौन सा सही है। हमें प्रूव भी तो करना है कि ये मिनिमम है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मिनिमम है? नहीं बोल सकते हम ऐसा। कुछ ना कुछ तो हमें मेथड लगाना पड़ेगा जिससे मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल सके कि कितना मिनिमम चल के वहां पहुंचेगा। ठीक है, चलो, जो √5 है
√5a है, वो बच्चा क्या कह रहा है कि यहां से चले और इसके सेंटर तक जाए, इसके सेंटर तक, और इस फेज से होते हुए वो यहां जाए, ऐसे समझ रहे हो, वो ऐसे जाना जाता है, यहां से इस फेस के सेंटर तक जाए, उधर एज के सेंटर तक, और उस एज से इधर जाए, वो √5a आता है। पर देखो इस चीज को समझने का तरीका क्या है, एक काम करते हैं, कुछ मिल जाए अपने को, कुछ मिला तो है, पता नहीं सही है कैसा है। इससे काम चला देंगे अपन, इससे काम चला देंगे अपन। चलो ये है, अब पूरा क्यूब बनाने के लिए तो नहीं है अपने पास, लेकिन ठीक है, इतना सा काम चल जाएगा। देखो ये क्यूब का 2 फेस हैं, ये ऐसा है, ये एक्चुअली पूरा क्यूब एक फेस, ये एक फेस, ये पूरा है, पूरा बंद था, तो ये चीटी यहां इस कॉर्नर पे है, जो आगे कॉर्नर है इस पे है, ठीक है, इस कॉर्नर पे चीटी है, इसको इस कॉर्नर पे पहुंचना है, यहां पे है, यहां पहुंचना है, जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, हाँ, यहां से यहां पहुंचना है, अपोजिट कॉर्नर पे, यहां से यहां वाले कॉर्नर, क्यूब का एक पोर्शन दिखाया है, तो बता यहां से यहां जाना है तो उसको 2 फेस पे चलना पड़ेगा, 2 फेस पे, इस पे और इस पे, हो सकता है इस पे और छत पे चले, सिमिलर फेस है, यदि इस दीवार इधर जो दीवार होती है और ये होता है, इस पे भी चल सकती है, कोई भी 2 फेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ 2 पे चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां आना है, तो मैं सपोज करता हूं कि इस वाले फेस पे चल रही है और इस वाले फेस पे चल रही है। वैसे चीटी है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसे इस पे चल रही है या इस पे, दीवार तो एक ही बात है, उसको तो चलना है, आराम से रेंग सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो वर्टिकल वॉल पे भी इजिली रेंग लेती है, चल लेती है। तो यहां से यहां पहुंचना है और कम से कम डिस्टेंस चलना है, तो इस प्रॉब्लम को क्यों ना ऐसे करें, इस पे चलना है और इस पे चलना है, तो इस दीवार को इधर गिरा देते हैं, ऐसे ऐसे गिरा देते हैं, ऐसे, ये थी, ऐसे गिरा दिया, लेट्स सपोज हमने इसको सीधा मान लिया, यदि सीधा मान लिया तो अब इसको क्या करना है, यहां से शुरू करना है और यहां तक पहुंचना है, बोलो हाँ है ना, ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया सीधा, अब क्या हो गया, उसको यहां से यहां तक देखो चलना है, उसको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, अब यहां से कोई चीज यहां पहुंचना चाहती है और कम से कम डिस्टेंस चलना चाहती है, बताओ, तुम ही बताओ, यदि हम चाहते हैं यहां से शुरू करें और यहां तक जाए, तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, वो सीधा 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 ऐसे जाए, सीधा सीधा ऐसे जाए, ये जाए, ये शॉर्टेस्ट होगा, बोलो मानते हो या नहीं, बोलो। अब देखो ध्यान से, ये चीज कैसे निकालें, तो ये है, यहां से बेटा ये वाली लेंथ है ए, और ये लेंथ है ए, और ये लेंथ है ए, क्योंकि देखो ये दीवार जब ऐसे थी तो ये साइड ए थी और ये ऊपर ए था, तो ये 2a लेंथ हो गई और ये a लेंथ हो गई, तो यहां से यहां सीधा पहुंचा दो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। इसको 3D में समझो तो एक्चुअल में वो क्या कर रही है, पहले यहां से इस वाले फेस के इस एज पे सेंटर पे जा रही है, यहां से सेंटर पे गई और इस सेंटर से यहां पे आई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे केस में मिनिमम डिस्टेंस वो होती है जो सीधा सीधा जाए, एकदम मिलाने वाली लाइन, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को मैं यहां कर देता हूं, ये एक फेस था, ठीक है, और ये दूसरा फेस है, ऐसे दीवार गिरा दिया था, ये ए, ये ए और ये ए, अब यहां से यहां जाना है, कोई भी क्या कहेगा कैसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, यहां से यहां सीधा मिला दो, ये शॉर्टेस्ट होगा, ये सबसे कम होगा, तो ये हो गया 2a और ये हो गया a,
तो ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली जो लेंथ आएगी, ये हो जाएगी रूट ओवर 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो √5a कितनी हो जाएगी, √5a। तो √5a कितना होगा, √5 कितना होगा लगभग भाई, √5 कितना होगा लगभग, ये होगा 2 2 4, 25 का होता है 625 मतलब 6.25, 24 का 576 मतलब 5.276, 24 से तो कम, 2.4 से तो कम आएगा, 2.23 बता रहे हो तुम लगभग, है ना, 2.23, तो 2.414 से तो कम है ना, तो ये लीस्ट होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, मिनिमम डिस्टेंस वो √5a हो जाएगी, √5a। यदि इसको मैथमेटिक्स से करते तो हालत खराब कर देता। कैसे, तुम क्या करते, हम कहते कि यहां से मान लिया, यहां से x डिस्टेंस तक इस फेस पे गया, फिर इस फेस से इस फेस पे बाकी डिस्टेंस चला, तो तुम x के टर्म्स में निकालते, फिर उसको डिफरेंशिएट करते और टाइम को मिनिमाइज करते, हालत खराब, हालत खराब हो जाती। लेकिन इस तरीके से बड़ा इजीली इस चीज को निकाल लिया गया, समझ लिया गया। ठीक है, बॉडी डायगोनल आता डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा। अब तू खुद बता ना, तू चाहता है बॉडी डायगोनल से जाए, यहां से यहां जाए, तो उसको चींटी को हवा में उड़ना पड़ेगा। क्या हवा में उड़ती है चींटी, क्या चींटी हवा में उड़ती है भाई, नहीं ना, उसको तो चल के जाना है, इसलिए वो नहीं आया, इसलिए वो नहीं आया। ठीक है, बोलो 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 बेटा, ये 2a और ये a, तो बेटा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर का रूट क्या होगा, √5a, √5a, आंसर आ गया। बताओ बताओ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था, ये था एक क्वेश्चन। ए ड्रंक मैन, देखा किसी शराबी को चलते हुए, है भाई, किसी शराबी को चलते हुए देखा है तुमने से, किसी शराबी को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो कैसे चलता है, अच्छे से, पढ़ा लिखा शराबी है, लेकिन वो कभी 1 2 कदम आगे लेगा, फिर 1 2 पीछे आएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर ऐसे झूमता हुआ बढ़ रहा है भाई, देखा किसी नशेड़ी को, हाँ। तो इसमें क्या है, वो थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा है, ऐसा मतलब अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, वो क्या करता है, कुछ कदम आगे लेता है, फिर फिक्स उतने कुछ कदम पीछे लेता है, फिर आगे लेता है, फिर मतलब फिक्स आगे स्टेप लेता है, फिर कुछ स्टेप पीछे, फिर आगे चलता है, फिर पीछे चलता है, फिर आगे चलता है, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार 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 बार। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि 5 कदम तो आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, इसी प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। तो बोला है कि यदि 1 मीटर का 1 कदम है, मतलब 1 कदम मतलब 1 मीटर है, तो 11 मीटर आगे गड्ढा है, तो गड्ढे में गिरने से पहले वो कितने कदम चलेगा, गड्ढे में गिरने से पहले वो कितने कदम चलेगा। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको, एक स्टैंडर्ड बढ़िया तरीका सिखाऊंगा, कुछ भी हो निकालें, कुछ बच्चे तो काउंट करके निकाल रहे होंगे, बेटा काउंट करके नहीं निकालना है, काउंट करके नहीं निकालना है यार, यदि एक एक करके काउंट करेगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो 11 मीटर दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में 21 मीटर दे दे, हो सकता है 41 मीटर दे दे, हो सकता है 71 मीटर दे दे, तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, समझ रहे ना, तब तो ना काउंट कर लेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, देखो हम सिखाते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, ये है भाई, ये है, यहां से चलता है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, ये चौथा,
ये 5वां इस तरीके से चलता जाएगा। चलो बना लेता हूं अभी तो समझाने के लिए। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये गड्ढा है। ऐसे समझो, ये ऐसे गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, ओके। अभी समझाने के लिए एक बार बना लिया मैंने सारी स्टेप। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेफ पॉइंट। क्या निकालेंगे? सेफ पॉइंट। ये क्या होता है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले निकालो सेफ पॉइंट। सेफ पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो गिरने के चांसेस होंगे, उससे पहले उसके कभी भी गिरने के चांसेस नहीं होंगे। एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे उसका गिरने के चांसेस बनेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी चांस नहीं है, वो आसानी से इजीली जा सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। तो सेफ पॉइंट बोलेंगे उसको। तो सेफ पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? ये इक्वल होगा नंबर ऑफ, या कहूं टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दो फॉरवर्ड डिस्टेंस इन वन मूव, फॉरवर्ड डिस्टेंस इन वन प्रोसेस किसको बोल रहा हूं? देखो मैं एक प्रोसेस किसको बोल रहा हूं? एक प्रोसेस बोल रहा हूं 5 कदम आगे चलना और 3 कदम पीछे आना। इस पूरे को एक प्रोसेस बोल देता हूं, एक प्रोसेस। फिर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेगा। तो टोटल में से एक बार कितने स्टेप आगे लेता है, उसमें से उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो टोटल तो कितने हैं? 11, जिसमें से माइनस कर दिया एक बार में कितने चलेगा? 5। तो 6 मीटर पे जो 6 मीटर पे जो 6 मीटर पे जो पॉइंट होगा वो एक सेफ पॉइंट होगा। सेफ पॉइंट तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे ये इधर वाला रीजन जो है वो सेफ है। इधर जो रीजन है, इधर की तरफ, इस वाले रीजन में खतरा है। इधर खतरा है, आगे खतरा है, वो गिर सकता है, डर डर है रहे उसको। तो सबसे पहले सेफ पॉइंट निकालो। निकाल लिया सेफ पॉइंट? निकाल लिया सेफ पॉइंट? हाँ। अब देखो, अब आसानी से निकल सकता है। कैसे? एक प्रोसेस किसको बोल रहे हैं हम? एक प्रोसेस बोल रहे हैं 5 फॉरवर्ड स्टेप, 5 फॉरवर्ड स्टेप प्लस 3 बैकवर्ड स्टेप। इसको एक प्रोसेस बोल रहे हैं। 5 आगे और 3 पीछे। तो बताओ टोटल कितना चला? टोटल स्टेप्स टोटल चले 8 स्टेप। टोटल कितना चला? वो 5 आगे 3 पीछे। 5 दे रखा है, देखो 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, तो टोटल 8 स्टेप चला। इफेक्टिवली कितना चला? इफेक्टिव डिस्टेंस कितना चला? इफेक्टिव कितना चला एक प्रोसेस में? इफेक्टिवली कितना चला? 2 स्टेप। बिल्कुल सही बात। एक्चुअल में 2 स्टेप चला है। 8 टोटल 8 कदमों से स्टेप पे वो कितना आगे बढ़ा है? सिर्फ 2 स्टेप। इसको एक प्रोसेस नाम दे रहे हैं, इसको एक प्रोसेस समझते जाओ। अभी अब देखो क्वेश्चन सोल्व होगा। हमें 6 तक पहुंचाना है। 6 तक कोई खतरा नहीं है उसको, लेकिन एक प्रोसेस में वो 2 कदम आगे चलता है। एक प्रोसेस में कितने कदम चलता है? 2। एक में 2 कदम आगे चलता है। तो 6 तक पहुंचना है तो कितने प्रोसेस हो जाएंगे? 6 तक पहुंचना है तो कितने प्रोसेस हो जाएंगे? 2 2 2 के सेट में चलेगा। तो 6 स्टेप तक पहुंचने में उसको कितने प्रोसेस लगेंगे? 3 प्रोसेस लगेंगे। 2 फिर 2 फिर 2, पहुंच गए 6 पे। तो 3 प्रोसेस लगे और हर प्रोसेस में 8 स्टेप थे। अब देखो टोटल स्टेप की काउंटिंग हो रही है। तो टोटल में यहां तक तो तुम सीधा सीधा पहुंचा दो। तो 6 है
तो टोटल 6 प्रोसेस, यहां तक कितने प्रोसेस हो जाएंगे? 3। तो एक प्रोसेस मतलब 8 और 3 स्टेप, 3 प्रोसेस हुए, 8 स्टेप 3 प्रोसेस, 24 तो ये हो गई, प्लस 6 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया अभी बंदा? वो 6 पे यहां पहुंच गया। अब यहां से एक कदम लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कदम लेते ही गिर जाएगा। फिफ्थ स्टेप पे सीधा सीधा वो गिर जाएगा। तो 5 ये हो गए, तो 24 और 5 29 स्टेप होंगे, 29 स्टेप होंगे। 29 स्टेप के बाद वो गिर जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें अब क्वेश्चन आसान लगेगा। ये सारा काम दिमाग में करने का होता है। ये मैंने एक बार समझाया, इतना लिखा है, तुम्हें इतना लिखना नहीं है। तुम्हें इतना नहीं लिखना है। तुम ये मत समझना कि सर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं। ये चीजें मैंने नोट्स में अच्छे से समझ में आई इसलिए लिखा है। अब देख क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, सारी चीजें दिमाग में कैसे कैलकुलेशन होंगी। तो सबसे पहले दिमाग में सेफ पॉइंट निकालेगा। कैसे? टोटल 11 स्टेप आगे गिरना है, गड्ढा है 11 स्टेप आगे, और एक बार में लगातार कितना चलता है? 5। तो 11 से 5 पीछे जा, 11 में से 5 माइनस कर दे, 11 में से 5 क्या कर दे? माइनस कर दे। 6 एक ऐसा पॉइंट है जिससे पहले वो कहीं भी होगा तो वो एक बार में तो नहीं गिर सकता, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 5 कदम चलेगा। तो 6 से पहले 5 कदम चलने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? तो 6 एक ऐसा बॉर्डर लाइन आ गया, इससे पहले वो कभी खतरा नहीं फील करेगा। तो 6 तक तो तुम नचा नचा के पहुंचा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 तक आने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2-2 के प्रोसेस, मतलब 8 कदम चलने पर वो इफेक्टिवली 2 कदम आगे बढ़ता है। तो 2-2-2 6 हो गए। 6 तक पहुंच गया तो 3 प्रोसेस हुए, 2 1 प्रोसेस, 2 1 प्रोसेस, 2 1 प्रोसेस। तो टोटल 3 प्रोसेस हुए। हर प्रोसेस में 8 कदम चलता है, तो 24 कदम तो वो हो गए थे। और उसके आगे लास्ट के कदम काउंट कर लो हमेशा, बढ़िया रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लो, काउंट करके निकालना है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस वाले से निकाल लिया, ये काउंट करके निकाल लिया, टोटल आंसर आ गया। चलो एक काम करते हैं, अच्छे से फील आए, एक और केस लेते हैं इसका, जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बने। एक और केस लेते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो, यदि मैं कहूं गड्ढा 11 मीटर दूर नहीं है, यदि मैं कहूं गड्ढा 11 मीटर दूर नहीं है, वो मान लो 32 मीटर डिस्टेंस पे है, 32 मीटर पे, लेट सपोज 32 मीटर पे है। चलो दूसरा पार्ट कर लेते हैं। इफ पिट दिया था, क्या था? मड था, क्या था? मड था। डिस्टेंस ऑफ मड is 32 meter, then total steps before, टोटल स्टेप्स बताने कितने होंगे। चलो इसको करो, तुम खुद से ट्राई करो। इस बार 32 दिए, 32 ये करो, 32 दिए। इससे समझ में आया? किसी को यदि दिक्कत है तो एक बार ट्राई करें, फिर इसको दोबारा समझाता हूं तो समझेगा, तब समझ में आएगा। आया आंसर?
चलो जो भी तुमने निकाला अच्छी बात है। अब अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले सेव पॉइंट निकाला। टोटल स्टेप चल सकता है वो 32, जिसमें से 5 माइनस कर देंगे। एक साथ लगातार कितने चल रहा है, 5 चल रहा है, तो 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 27। मतलब 27वां कदम जो होगा वहां तक उसको कोई खतरा नहीं है। 27वें कदम तक उसको कोई खतरा नहीं है, उसके आगे खतरा है। तो एक बात बताओ, क्या वो 27 तक पहुंचते टाइम कितने प्रोसेस कर चुका होगा? क्या वो कभी 27 पे पहुंचेगा? ऐसे एक प्रोसेस के एंड में, क्या प्रोसेस के एंड में मतलब 8 8 8 इन प्रोसेस के एंड में क्या 27 पे पहुंचेगा कभी? वो नहीं, वो या तो 26 पे पहुंचेगा या 28 पे। सोच के देखो, या तो 26 पे पहुंचेगा या 28 पे। देख लो, या तो 26 पे या 28 पे, क्योंकि 2 2 2 एक बार में इफेक्टिवली 2 चल रहा है, तो 2 2 के पेयर करोगे तो वो इवन नंबर आएगा। 27 पे तो नहीं आ पाएगा। आधा नहीं करना है, नहीं, या तो 26 पे पहुंचाओ या 28 पे पहुंचाओ, तुम्हारी मर्जी है, या तो 26 पे या 28 पे। पर 28 पे की तरफ खतरा है, 28 की तरफ क्या है, खतरा है, तो ऐसा रिस्क ना लो। 28 पे पहुंचने में खतरा है तो ऐसा रिस्क नहीं लो, 26 पे पहुंचाओ उसको। कहां पे पहुंचाओ, 26 पे। ये 26 है, यहां पहुंचाओ। तो टोटल कितने प्रोसेस होंगे? ये होंगे 13 प्रोसेस, 13 प्रोसेस। 13 प्रोसेस मतलब 13 इंटू 8 स्टेप्स। इतने तो ये हो गए, इतने स्टेप्स तो ये हो गए। अब इसके आगे देखो, यहां से, अब यहां से मामला शुरू हो रहा है। 1 नहीं गिरा, 2 नहीं गिरा, 3 नहीं गिरा, 4 नहीं गिरा, 5 बच गया, नहीं गिरा। अब छठा नहीं लेना है आगे, क्यों? क्योंकि 5 आगे चलने के बाद अब वो वापस आता है। 5 आगे चलने के बाद वो वापस आता है। वापस आया, 1 2 3, वापस आ गया। टोटल 8 स्टेप हो चुके हैं। अब फिर वापस 5 कदम आगे चलेगा, 1 2 3, और जैसे ही चौथा कदम रखेगा गिर जाएगा। तो टोटल कितने चला, 5 3 8 और 4 12। ये 12 स्टेप्स हो गए, 12 ये हो गए। तो टोटल कितना चला, टोटल कितने हुए, 13 गुना 8 प्लस 12, 8 3 24, 2 8 1 8 और 2 10 प्लस 12, 116 स्टेप्स। 116 स्टेप्स आ गए। ये सही आंसर है। बोल कितना आसान हो गया। अब घुसा भेजे में, अरे अब गया दिमाग में, बता बता, अब गई दिमाग में बात। 13 कहां से आया बेटा, 26 दो दो के 13 पेयर बनेंगे ना। अरे 2 2 के 26/2, यही तो आएगा तेरा। इफेक्टिवली 2 कदम चल रहा है ना, एक प्रोसेस मतलब 2 कदम इफेक्टिव आगे मूव करना, इसलिए तेरा है। 12 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 नहीं गिरा, फिर आगे जाएगा 6 7 8, 3 पीछे है तो 8 कदम हो गए, फिर 9 10 11 12, ऐसे 12 हुए, ऐसे 12 हुए। काउंट किए ना, ये पिंक वाले जो हैं ये स्टेप्स काउंट कर रखे हैं ना, आ गया। 8 कहां से आया, अपने नालायक, एक प्रोसेस मतलब कितने कदम, ये 13 प्रोसेस, 2 2 2 2 के 13 पेयर बने। यार इतना बेसिक चीज भी नहीं समझ पा रहा तू। अभी तो बताया 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, टोटल 8 कदम चलता है एक प्रोसेस मतलब 8 कदम। तो 8 8 के 13 प्रोसेस हो गए, तो 104 कदम हुए हैं वो। हद हो गई यार, इतना बेसिक कर दिया इसको, इतना बेसिक कर दिया, फिर भी दिमाग में नहीं घुस रहा किसी के। बेटा मैं संस्कृत में बोल रहा हूं इसलिए समझ में नहीं आ रहा, संस्कृत में।
संस्कृत आती है तुम्हें? हैं? संस्कृत आती है तुम्हें? नहीं आती ना, तो पहले वो सीखो यार, तब समझ में आएगी मेरी लैंग्वेज। कहां से समझ में आएगी तुम्हें? हद होगी, हद होगी। अरे एक बार चल के देख लो, तुम चल के देख लिया करो, क्या दिक्कत है? चल के देख लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके देख लो। यही बच गया, अब इससे आसान तो यही बच गया। एक दिन, बाकी समझदार हूं। हाँ, है ना भाई? चलो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। एक पार्टिकल जो है 5 मीटर ऐसे चला, फिर 5 मीटर ऐसे चला, ए से शुरू हुआ और बी पे पहुंच गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चलो करो सोल्व। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ। आ रहा है 7√2? आ रहा है? चलो देखते हैं। देख बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो मानता है या नहीं? दोनों को मिलाने वाला सीधा जो लाइन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ये निकालना है कितना होगा सीधा ए बी के डिस्टेंस। अब देखो कैसे, डिस्टेंस तो पूछा होता तो 5 ये चला 5 ये चला 10 मीटर चला, डिस्टेंस तो 10 मीटर आ जाता, डिस्टेंस तो 10 मीटर आ जाता। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या करें, ये यहां से यहां की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे सबसे बढ़िया तरीका है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। सबसे बढ़िया तरीका है इस पॉइंट के क्या निकाल लो? कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं ध्यान से देखना बेटा। ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ होगी 5 cos 37। बोलो होगी या नहीं? 5 के दो कंपोनेंट होंगे, इधर कोस और इधर साइन, ये होगी 5 sin 37, sin 37। तो बेटा ये तो आएगा cos 37 4/5, तो ये आएगा 4 यूनिट और ये आएगा 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही क्या काम करो, सेम ये वाली डिस्टेंस निकाल लो। बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस ये हो जाएगी 5 cos 53, तो ये आएगा 3 यूनिट, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। कंपोनेंट लेने आते हैं, कंपोनेंट cos 37 sin 37, cos 53 sin 53, जिधर थीटा दिया होता है उधर cos और उसके परपेंडिकुलर साइन। ठीक है, तो बताइए कोऑर्डिनेट क्या आ गए? बताइए कोऑर्डिनेट क्या आ गई? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता, इस वाले पॉइंट के। तो 4 यूनिट तो ये चला, और फिर 5 नहीं सॉरी, कितना आया था रे? कितना आया था? sin 37 3 आएगा।
3 आएगा ये, ठीक है। हाँ, तो टोटल कितना चला, 4 ये और 3 ये, 4 और 3 7, एक्स कोऑर्डिनेट 7, 3 ये और 4 ये भी 7, 7,7 आ गया नहीं आ गया, कोऑर्डिनेट निकालना देख लो, बहुत टफ काम करवा दिया मैंने, 7,7 आ गया है भाई, कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें, ऐसी नौबत आ गई है। और इसमें भी कहेंगे बच्चे नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों के, तो सर कोऑर्डिनेट ये तो काम कभी किया ही नहीं सर हमने, कंपोनेंट ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, है ना। हाँ हाँ, अबे नालायक, 5 है, 5 का इधर क्या आएगा, कोस 37, जिधर थीटा उधर कोस और परपेंडिकुलर साइन। अब ये 37 की वैल्यू तो तेरे को रटवाई थी ना मैंने, तो उस हिसाब से कोस 37 रखेगा तो कोस 37 होता है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 हो गया 4 यूनिट, और ये हो गया 3 यूनिट। ऐसे ही इसका और इसका कंपोनेंट कर, खुद से कर रहा, खुद से कर, मेरी तरफ क्या देख रहा है, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, ये 4 ये 3, ये 3 और ये 4, कुल मिला के 7,7, एक्स और वाई दोनों में 7,7। देखो 4 यूनिट चला, 3 यूनिट और चला, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 7 यूनिट आ गया, ऐसे वाई में 3 चला और 4 चला, टोटल 7 ये चल गया। तो आंसर कितना आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट जो है वो आएगा √7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 7√2 मीटर आंसर आ जाएगा, 7√2 आंसर आ जाएगा, 7√2। बताओ 7√2, कोई दिक्कत इसमें, ये कंपोनेंट का क्वेश्चन है यार, यहां का क्वेश्चन ही नहीं है, कंपोनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, 7 माइनस 0 क्यों, अरे 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भगवान मुझे उठा ले रे बाबा, मुझे नहीं, इनको नालायकों को, अबे ये 0,0 है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, नालायकों का क्या करूं, ये होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 7, x1 0, y2 7, y1 0। अब ये मत पूछ लेना कि सर 7√2 कैसे आ गया, फिर 7√2 तो मत पूछ लेना मेरे से, हद हो गई, हद हो गई भाई सच में। चल एक क्वेश्चन और करा देता हूं, हिम्मत तो नहीं है तुम्हारे को नालायकों को ऐसे क्वेश्चंस कराने की, पर क्या करूं, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, उनके चक्कर में हम करवा देते हैं। कैरम खेला कभी, कैरम है भाई, कैरम खेला, कैरम, कैरम खेला है, हाँ खेला है, खेलते तो हो तुम नालायकों, बस ले एक क्वेश्चन भी कर दे कैरम का, ये कैरम है जिसका साइड लेंथ है ए, कितना है ए, स्क्वायर शेप का होता है, ए साइड लेंथ है, इसके सेंटर पर हमने रखी है रानी, रानी, रानी को सेंटर पे रखा है, रानी कैसे कलर की होती है भाई, रानी जानते हो कैसे कलर की होती है, पिंक, पिंक कलर की अच्छी लगेगी रानी, हाँ ठीक है, हाँ पिंक कलर की रानी रख दी हमने। अब स्ट्राइकर की हेल्प से इस साइड से, इस साइड से स्ट्राइकर की हेल्प से इस रानी को किक लगानी है, हिट करना है, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे हिट करो,
कुछ ऐसे हिट करो कि ये रानी यहां से इधर जाए और इससे टकरा के यहां कोपचे में आ जाए। है भाई, क्या इतना काम कर सकते हो हमारे लिए? बताओ बताओ बताओ। यहां से हिट करो और ये यहां आ जाए। ला सकते हो? है भाई? तो तुमसे पूछा है, आ गई रानी कोपचे में इधर। पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्वीन रानी। क्वीन लिखूंगा, पता नहीं क्या, रानी एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्प्लेसमेंट मैं बता दूंगा, डिस्टेंस तुम बता देना। डिस्प्लेसमेंट मैं बता दूंगा, डिस्टेंस तुम बता देना। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो मैं ही बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट तो मैं ही बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट तो आएगा √2a/2, मतलब a/√2। √2a/2, √2a नहीं होगा ना लाइक, √2a/2। क्यों? क्योंकि बेटा देखो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट इसका आधा होगा। ऐसे था, ये होती है √2a, ये √2a होती है, तो उसका आधा होगा डिस्प्लेसमेंट, आधा होगा डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैंने बता दिया। √2a होती है बॉडी डायगोनल की, सॉरी डायगोनल की लेंथ, फेस डायगोनल की √2a होती है। ठीक है, उसका आधा कर दिया, उसका आधा कर दिया। ये तो आराम से हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। √2a लेंथ का डायगोनल होता है, उसका आधा कर दिया तो a/√2 आ गया। डिस्टेंस तुम बता दो, बता दो डिस्टेंस कितना चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कोई बताएगा डिस्टेंस? 3a, कोई बताएगा डिस्टेंस कितना चलेगा? होमवर्क, डिस्टेंस होमवर्क में दे दूं? है भाई? थीटा बताओ, थीटा तुम देखो, तुम खुद डिसाइड करो कि कितने एंगल पे हिट करेंगे कि जाकर के यहां जाए। वो तो तुम खुद डिसाइड करोगे, मैं क्यों बताऊंगा बे, मैं क्यों बताऊंगा? तो अब इसको यदि प्रॉपर मैथमेटिक्स लगा के सोल्व करोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। यदि प्रॉपर मैथमेटिक्स लगा के सोल्व करोगे, हालत खराब हो जाएगी। एक आइडिया दूं कैसे हालत खराब करने की बात बोल रहा हूं मैं? बेटा यहां से ये परपेंडिकुलर डालेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है? ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तीन। पहले ज्योमेट्री लगा के तीन ट्राइंगल को करके पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा, और इन तीनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर तू कहेगा कि ये और ये लेंथ बराबर बराबर हैं। फिर ये a/2 लेंथ के तीन टुकड़े करेगा, फिर ये मिलेगा a/6 और ये होगा a/2। उसको सोल्व करके ये डिस्टेंस निकालेगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये करेगा, फिर 3 गुना करेगा, तब जाके तेरा आंसर आएगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना काम मैं तुम्हारे लिए दोबारा जब ये कर दूं, समझ गए? मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही। तो अब तुम्हें कोई आसान तरीका ही बता देता हूं, क्योंकि करना तो वही है भाई, करना तो वही है भाई, है भाई, करना तो वही है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता हूं। अब देख एसीपी कैसे कैरम खेलता है वो सिखाता हूं। एसीपी सर कैसे कैरम खेलते हैं, कैसे बेईमानी करते हैं कैरम में। मैं बड़ा बेईमान इंसान हूं भाई, देखो। हाँ,
कैसे मैं बेईमानी करता हूं कैरम खेलने में, ध्यान से देखना। फिजिक्स लगा के बेईमानी करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, है ना भाई। हाँ, तो देख हम क्या करते हैं, रानी यहां बैठी है, यहां बैठी रानी, कैरम खेलने का तरीका बताता हूं। यहां रानी बैठी है सेंटर पे, सज धज के एकदम, ठीक है। और यहां पहुंचाना है इसको, यहां पहुंचाना है। तो जिस दीवार पे जाके टकराएगी, देखो जिस दीवार पे जाके टकराएगी उस दीवार पे एक मिरर रख दो, मिरर, मिरर रख दो, उस दीवार पे क्या रख दो, मिरर। और इस मिरर में जहां रानी को भेजना है उसको देखो। तुम देखोगे कि इस मिरर में इधर की तरफ ये जो कोपचा है ना, ये इधर की तरफ दिखाई देगा। इस मिरर में, इस मिरर में ये कोपचा यहां दिखाई देगा। ये मानता है नहीं मानता? अबे इस मिरर में ये कोपचा इधर दिखाई देगा या नहीं देगा? अरे बता, इस इस कोपचे को यहां दिखाई देगा या नहीं देगा? ये ए डिस्टेंस नीचे है तो ये तेरे को ए डिस्टेंस ऊपर दिखाई देगा या नहीं देगा? इतना तो पता होगा, बेसिक 10वीं क्लास में पढ़ा होगा प्लेन मिरर, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा प्लेन मिरर। तो ये वाली कॉर्नर यहां दिखाई देगा। अब तू क्या कर, यहां से किक कर इसको, यहां से हिट कर इसको, और सीधा एक काम कर, यहां पहुंचा, यहां इस कॉर्नर की तरफ हिट कर इसको, यहां से ऐसे हिट कर कि यहां जाए। ये अपने आप यहां से टकराएगी, अपने आप यहां से टकराएगी और इधर आ जाएगी, अपने आप, अपने आप इधर आ जाएगी। ये इधर ना जाके इधर आ जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वैसी होगी जैसी ये है, ये वाली इसके बराबर आ जाएगी। अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो गया। देख सोच के देख, ये वाली प्लस ये वाली डिस्टेंस टोटल निकालनी थी ना, तो क्या कर, बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल दे। और वो तो बच्चों का काम है, अरे बिल्कुल बेसिक है। ये वाली लेंथ तो कितनी आएगी, ये वाली लेंथ आएगी a/2, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ बताओ बताओ बताओ, ये कितनी आएगी, ये a/2 और ये a, 3a/2, बोलो आएगी या नहीं? 3a/2, बता बता, ये a/2, ये 3a/2, बता डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा √3a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, 9/4, 1/4, 10/4, √10/2a, 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 यह आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, मजा आया, मजा आया? इस चीज को फील, एकदम फील कर सकता है? बोलो 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 बोलो। कभी खेलना है ऐसा कैरम, पता लगेगा, देखना कैसे। तुम्हें यदि सीखना है ना कैरम के कितने एंगल पे हिट करना चाहिए, सामने मिरर रखा करो और हिट करके देखा करो, एकदम सही जाएगा मामला, है भाई। ठीक है, चलो 3a/2 कैसे? बहुत टफ है, बहुत टफ है। देखो नालायकों को इससे भी आसान करना पड़ रहा है। अब बे नालायक, यहां से यहां तक a/2 और ये a प्लस a/2, 3a/2, हद हो गई भाई, अरे हद हो गई। 3a/2 भी समझ नहीं आ रहा, रानी को ही क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। इसमें क्या बताओ? मुझे रानी अच्छी लगती है, तुझे राजा अच्छा लगता है, राजा को भेज। प्यादा अच्छा लगता है, प्यादे को भेज। मुझे रानी अच्छी लगी, मैंने रानी को भेजा। दिक्कत कहां है भाई? चल इधर आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। बहुत क्वेश्चन कर लिए,
अब क्या क्वेश्चन करते रहेंगे? एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड कोई बताएगा? एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल 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 सही समझे हो, बिल्कुल सही। वी एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड, ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, ठीक है। मान लो मैं बाई कार दिल्ली से मुंबई जाता हूं, तो दिल्ली से मुंबई जाने में मान लो कि 1000 किलोमीटर चलना पड़ा और मैं 8 घंटे में पहुंचा, तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो 1000 किलोमीटर डिवाइड बाई 8, इस तरीके से एवरेज स्पीड आ जाएगी 1000/8 किलोमीटर पर आवर। मतलब टोटल डिस्टेंस जो चली और टोटल जो टाइम लगा, उनका रेशियो जो लोगे, वो रेशियो आएगा एवरेज स्पीड। वो रेशियो क्या आएगा? एवरेज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या क्या होंगी? एवरेज स्पीड जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसकी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रेवल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी कभी निगेटिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव तो रेशियो पॉजिटिव होगा। हाँ, चलो बताओ, डिस्टेंस जो है, हमने तो डिस्टेंस के लिए एक बात पढ़ी थी कि डिस्टेंस ट्रेवल कभी घट नहीं सकता। जो एक बार डिस्टेंस चल ली उसको घटा नहीं सकते, वो कम नहीं की जा सकती, जो चल ली वो चल ली। तो एवरेज स्पीड के लिए भी क्या बोलोगे? बताओ, एवरेज स्पीड के लिए क्या बोलोगे? वो भी कभी क्या बोलोगे? वो भी कभी, हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छा ऐसा नहीं बोलोगे? हाँ, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। एवरेज स्पीड घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, डिस्टेंस की तरह नहीं करती है। इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, ध्यान रखना, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कैसे? बड़ा आसान है। मान ले पहला 10 मीटर चलने में तूने 5 सेकंड लिए। पहला 10 मीटर चलने में तूने कितने टाइम लिया? 5 सेकंड लिए। तो एवरेज स्पीड क्या आई? 10/5, 2 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड तू खड़ा रहा, अगले 5 सेकंड खड़ा रहा, तो टोटल कितना चला अभी तक? 10 मीटर। टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। एवरेज स्पीड क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकंड। अरे ये तो नहीं घट सकती डिस्टेंस, लेकिन टाइम तो बढ़ता है ना मेरे भाई, टाइम तो बढ़ता है ना। तो एवरेज स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये दिमाग में मत रखना कि केवल हमेशा बढ़ती है, घट नहीं सकती। बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात सही है। हाँ, ये हो गया एवरेज स्पीड के बारे में। और बताओ, टाइम घट सकता है। टाइम कैसे घटेगा? जो टाइम बीत चुका वो बीत चुका, हाँ भाई, वो क्यों घटेगा? चलो, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताओ। एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या कहते हो? क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
क्या होती है ये? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एस वेक्टर अपॉन टी। तो कैसी क्वांटिटी है ये? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होगी। बताओ डायरेक्शन किधर होगी? इट्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। उसके लिए क्या लिखा था? ऑलवेज पॉजिटिव की बजाय लिखो इसको इट कैन नेवर बी निगेटिव, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिखो इट कैन नेवर बी निगेटिव। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब जीरो भी तो हो सकती है ना स्पीड, मतलब रेस्ट पे है पार्टिकल तो इसलिए जीरो हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इट कैन नेवर बी निगेटिव। और ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, ये तीनों हो सकती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। क्या ये घट सकती है? क्या एवरेज वेलोसिटी कभी घट सकती है? क्या एवरेज वेलोसिटी कभी घट सकती है? बोल, क्या एवरेज वेलोसिटी कभी घट सकती है? हाँ, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बिल्कुल दोनों काम कर सकती है। चलो थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। वी एवरेज जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी, या T2 माइनस T1, जो टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं ना, T2 माइनस T1। मतलब कुल मिला के एवरेज वेलोसिटी जो आएगी इसको लिख सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये होती है एवरेज वेलोसिटी। बताओ एवरेज वेलोसिटी समझ में आया? ये आ गई एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। ओके, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होगी। यदि मैं वन डायमेंशन की बात करूं, इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं, तो मोशन जब स्ट्रेट लाइन होता है तो हम आर की बजाय लिखना प्रेफर करते हैं कोऑर्डिनेट एक्स या वाई या जेड, कोई भी एक डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स, वाई में है तो वाई, जेड में है तो जेड, सिर्फ एक्स के टर्म्स में निकाल देते हैं। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाएगा, यहां वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, लगा भी सकते हैं, ये लिखा जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सिंपल डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा जाएगा। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स में चेंज डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, और टाइम में चेंज टाइम इंटरवल हो गया। तो यहां से हम एवरेज वेलोसिटी को वन डायमेंशन में डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे y में निकालनी है तो डेल्टा y बाई डेल्टा टी, जेड में निकालनी है तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी। क्या एवरेज वेलोसिटी समझ में आया? क्या एवरेज वेलोसिटी समझ में आया? ठीक है, ओके। हाँ, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है, यहां भी एक रिलेशन होता है। क्या? एवरेज स्पीड जो होता है
ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन इक्वल होता है। एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी फॉर सेम टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल में हम जानते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होती है, बड़ी या बराबर होती है। टाइम इंटरवल तो सेम ही है दोनों, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी या बराबर होगी किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो थ्योरी है ये ध्यान रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या बढ़ सकता है, क्या घट सकता है, किधर डायरेक्शन होती है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली चीजें बेटा, एक भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हम। क्वेश्चंस देखो, नीट में क्वेश्चन आसान आते हैं, ऐसे ही कंसेप्ट से उठ के आ जाते हैं और कंफ्यूज होके हम गलत कर देते हैं। तो थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझो, तुम्हें लगता है आती है तो भी समझो, तो भी उसको पढ़ते रहो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सर एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या, अभी मैं वेलोसिटी बताया ही नहीं हूं, अभी तो मैं सिर्फ एवरेज वेलोसिटी बताया हूं। मैं वेलोसिटी बताऊंगा तब समझ में आएगा, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल कुछ क्वेश्चन करते हैं बेसिक बेसिक से। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम सही जवाब दे पाते हो या नहीं। यदि मैं कहूं कि एवरेज वेलोसिटी 0 है, यदि मैं कहूं कि एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या कमेंट करोगे, एवरेज स्पीड के लिए क्या कमेंट करोगे। 0 होगी, कभी 0 नहीं होगी, या 0 हो सकती है और 0 ना भी हो, बताओ बताओ बताओ। एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0। हो सकता है ना कि पार्टिकल यहां से चले, इधर जाए और घूम के वापस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन क्या डिस्टेंस 0 है, नहीं। तो क्या एवरेज स्पीड 0 होगी, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है कहीं पार्टिकल गया ही ना हो भी सकती है और ना भी हो। तो मे और मे नोट भी 0, मे और मे नोट भी 0। चल बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, इसका जवाब दो। एवरेज स्पीड 0 है तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड 0 है तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या बोलोगे। हाँ भाई, एवरेज स्पीड 0 होने का मतलब है डिस्टेंस 0, और यदि डिस्टेंस ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही होगा, कंफर्म है। जब चला ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस 0 होने का मतलब है पार्टिकल चला ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आ जाएगा। तो इसका मतलब विल ऑल्सो बी 0, विल ऑल्सो बी 0, ये भी 0 होगी होगी। ठीक है, आओ। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझते हैं यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी समझ गए, एवरेज स्पीड समझ गए, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल वेलोसिटी भी बोल देता है ना, वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी बोल दे, उसका मतलब भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे कौन है, तुम्हें क्या करना है, पूरा तुमसे नहीं मिलना चाहता कोई, बताओ जबरदस्ती बुला ले। है भाई, कोई तुमसे नहीं मिलना चाहता है तो क्या जबरदस्ती बुला लेंगे, बताओ। हाँ, इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे, जस्ट एक मूवमेंट पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ, तात्क्षणिक,
तात्क्षणिक वेग, हाँ तात्क्षणिक वेग हिंदी में, हाँ। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी। यार किसी एक मूवमेंट पे वेलोसिटी क्या बता सकते हैं? किसी एक मूवमेंट पे वेलोसिटी बता सकते हैं? तुम भाग रहे हो और तुम्हारी किसी ने फोटो क्लिक कर ली। तुम भाग रहे हो, भागते भागते तुम्हारी किसी ने फोटो क्लिक कर ली। क्या उस फोटो को देख के बताया जा सकता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है? क्या एक चलती गाड़ी की फोटो ले लेंगे, उसको देख के बताया जा सकता है कि उसकी वेलोसिटी क्या रही है भाई? बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो वैसे तो किसी एक इंस्टेंट में तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि फोटो यदि इंस्टेंट में बता पाते तो फोटो से बता पाते, लेकिन नहीं बता पाते। तो हमें यदि वेलोसिटी बतानी है तो उसको थोड़ी देर चलने का मौका तो देना पड़ेगा, और कुछ चलने का मौका देना पड़ेगा, छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा। तो अब देखो इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन किया जाता है। वी इंस्टेंटेनियस, एक काम करते हैं, पूरा लिखने के बजाय लिखता हूं वी इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिख देता हूं वी इंस्टेंटेनियस। ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या एवरेज। अच्छा नहीं लग रहा ना? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखो। ये है इंस्टेंटेनियस। ये क्या लिख दिया सर? ये क्या होता है सर? LIM। LIM नहीं, ये लिमिट है, लिमिट। मतलब हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ये एवरेज का है। ध्यान से देखो, एवरेज यही था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये एवरेज है। तो उस एवरेज का बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज निकालना, मतलब एवरेज ही निकाल रहे हैं, लेकिन जो इंटरवल, टाइम इंटरवल है ना, उसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, इनफाइनाइटली स्मॉल कर दो, बिल्कुल छोटा सा इंटरवल। मतलब तुम्हें 2 सेकंड की निकालनी है ना, तो 2 सेकंड से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद, ये इंटरवल हम डिफाइन नहीं कर सकते कितना पहले कितना बाद। ऐसे समझो, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल लिया जाता है, ठीक है ना? हाँ, तो बस कुछ नहीं, लिमिट है, मतलब डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करवाओ। तो जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगा, उस टाइम की जो एवरेज होगी वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, वही उस इंस्टेंट की हो जाएगी। तो 2 सेकंड पे निकालनी है, तो 2 सेकंड से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद, इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इस इंस्टेंट की क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब हम तो लिमिट पढ़ते नहीं है, मैथमेटिक्स का चीज है ये। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब इंटरवल बहुत छोटा है तो डेल्टा को हम डिफरेंशियल एलिमेंट में बदल देते हैं, dt कर देते हैं, dt। डेल्टा टी को क्या लिख देते हैं? dt बताता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ऐसे डेल्टा आर हो जाएगा dr, तो सिंपली ये लिख दिया जाता है dr बाई dt। समझ गए? तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। dr बाई dt हमारी क्या होगी? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसको पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर is called velocity। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर जिस रेट से चेंज हो रहा है, उस रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं वेलोसिटी, उस रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है? तो डायरेक्शन किधर होगी? उस छोटे से मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या लॉन्ग होगी? हम डिफरेंशिएशन से इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन जनरल डायरेक्शन होगी। अब हम जानते हैं आर वेक्टर जो है, ये है मान लो कोई पोजीशन पे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो बताओ डी आर बाई डी टी क्या लिखा जाएगा? डी आर बाई डी टी ये लिखा जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप और डी जेड बाई डी टी के कैप। बोलो ये लिखा जाएगा नहीं?
यदि आर वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के कोई भी एक्स वाई जेड पोजीशन है तो वेलोसिटी लिखी जाएगी उस एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, वाई कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, जेड कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी को हम अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी dy बाई dt, और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी dz बाई dt। उस कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब भी वेलोसिटी निकालनी है तो तुम्हें आर दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स वाई जेड दे रखे तो उनके रेट ऑफ चेंज निकाल दो और इंडिविजुअल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल सकते हो। बिल्कुल 3 डायमेंशन में बात हो रही है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 डायमेंशन में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, मैं कहता हूं यदि मान लो पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है क्या, टी स्क्वायर आई कैप 2t प्लस 3 जे कैप, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी। अब देख सिंपल वेलोसिटी बोल दिया जाए, सिर्फ वेलोसिटी बोला, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यदि कुछ भी मेंशन नहीं करता है ना तो इंस्टेंटेनियस ही मानते हैं। यदि एवरेज बोलना होगा ना उसको तो वो एवरेज मेंशन करेगा। यदि कुछ भी नहीं बोला है मतलब इंस्टेंटेनियस है, हमेशा ध्यान रखना। यदि एवरेज बोलना होगा तो बताएगा कि एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो बता वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 सेकेंड पे कितना आएगा, बता 2 सेकेंड पे कितना आएगा। वेलोसिटी होगी dx बाई dt, मतलब सीधा dr बाई dt लिख दूं, v हो जाएगा dr बाई dt, मतलब d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये तो आई कैप में आएगी, और d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 3, ये जे कैप में आएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t आई कैप एज इट इज, प्लस 2t प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 2t का 2, 3 का 0, ये जे कैप है। यदि मुझे निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तो वेलोसिटी आएगी 2 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो आएगी 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये हमारा आंसर आएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। 6 नहीं गधों, 6 नहीं होता ये। अरे यार अब तो मत कर ऐसा यार, 4 और 2 को 6 लिख दिया नालायक। अबे आई कैप जे कैप कहां जाएगा बे, शर्म नहीं आती तुम्हें, मतलब हद होगी। वेक्टर पढ़ने के बाद तुम ऐसा कर रहे हो, इसको 6 लिख रहे हो तुम। अब इसको 6 लिखोगे, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। आई कैप जे कैप को नहीं हटाना है। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी। यदि नेट स्पीड निकालनी है तो आई और जे के नेट निकालने के लिए स्क्वायर करके ऐड करके रूट करना पड़ता है। याद कर रहा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो आता है नेट। ठीक है, चलो ओके ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी। यदि मैं बात करूं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड है भाई, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा एवरेज स्पीड हो चुकी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एवरेज स्पीड क्यों बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड
क्या होगी? हाँ, ये होता है, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड जो होती है ना, वो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। देख, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ध्यान रखना बेटा, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं मतलब इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड बोल रहा हूं मतलब इंस्टंटेनियस स्पीड। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो ही स्पीड है, वो ही स्पीड है। ओके, तो v इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी 2 - 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्पीड 2 ही होगी, फिर -2 नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है ना, जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो तो स्पीडोमीटर जो रीडिंग दिखाता है, स्पीडोमीटर, वो स्पीडोमीटर की रीडिंग जो होती है ना, वो स्पीड होती है, स्पीड होती है। डायरेक्शन तुम किधर भी चलो, वो डायरेक्शन थोड़ा ना बताती है, वो तो स्पीड बताती है। हाँ, उसके आगे तुम डायरेक्शन भी लगा दोगे, मतलब स्पीड में एक डायरेक्शन और ऐड कर दी जाए, तो ये कंप्लीट वेलोसिटी बन जाती है, ये वेलोसिटी बन जाती है। यदि मैं बोल दूं एक स्कूटर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड है। यदि मैं बोलूं एक स्कूटर 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये वेलोसिटी होगी। 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में, ये उसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के पास एक चीज एडिशनल होती है, डायरेक्शन। एक चीज एडिशनल होती है, डायरेक्शन। हां, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। एक बात बताओ, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स, या फिर क्वेश्चन ही लिख दो। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या इंग्लिश खराब हो गई यार हमारी। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बी डिफरेंट? देख लेना भाई अंग्रेजी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं? यस और नो? क्या स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं? क्या स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं? आंसर आएगा गधो, नो, नो, कभी नहीं हो सकते। अबे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है मेरे भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। तो अब बता, स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों सेम ही तो चीज हैं, अलग कब कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकते। एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, वो कभी अलग कैसे हो पाएंगे? ये दो हमेशा सेम होंगे। हाँ, ये मैं बोलता एवरेज के लिए कि क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है? हम कहते बिल्कुल हो सकता है।
एवरेज वाले केस में हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। हाँ, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मैं मानता हूं। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ? वेलोसिटी जीरो भी होता है तो स्पीड भी जीरो होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। ठीक है, चल एक बात बता, एक बात बता, क्या हो गया? ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या बताने हैं? ट्रू और फॉल्स। पहला है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is zero, then its speed must be zero, must be zero। सही है या गलत है? यदि एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो उसकी स्पीड भी जीरो होगी। सही या गलत? सोच समझ के जवाब दो। आंसर आएगा ट्रू, सही बात, 100% सही बात है। यदि वेलोसिटी जीरो है तो स्पीड भी जीरो होनी चाहिए। इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल is zero, then velocity must be zero। मस्ट बी जीरो। आप बताओ, ट्रू और फॉल्स? यदि पार्टिकल की स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। सोच लो, सोच लो, तब तक मैं तीसरा स्टेटमेंट लिखता हूं। इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल is constant, then its velocity must be constant। इसका बताना है। चौथा, पहले तीसरे का आंसर क्या है भाई? तीसरे का स्पीड ऑफ पार्टिकल जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होनी पड़ेगी, है भाई? आंसर आएगा ट्रू, सही बात है। यदि एक पार्टिकल की स्पीड जीरो है ना, स्पीड जीरो है, तो वेलोसिटी भी जीरो होनी पड़ेगी। एवरेज नहीं है ये, इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी और स्पीड एक साथ जीरो होंगी, एक साथ जीरो होंगी। ठीक है, एक साथ जीरो होंगी दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड जीरो, एक बाइक चल नहीं रही है बट उसके पास वेलोसिटी है, क्या मतलब हुआ भाई? स्पीडोमीटर जीरो दिखा रहा है बाइक का, मतलब नहीं चल रही है, तो उसके पास कहां से वेलोसिटी आ जाएगी? तीसरा कह रहा है यदि स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट है, यदि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है भाई? बिल्कुल हो सकती है। ये बोल रहा है वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, गलत बोल रहा है, फॉल्स। आंसर आएगा फॉल्स, गलत बोल रहा है। क्यों? वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑल्सो। तुम एक बाइक को कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्या पता वो टर्न ले रही हो, इधर चल रही थी अब इधर चलने लग गई, स्पीड कांस्टेंट है, बट ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। समझ गए? यदि मैं बोलूं इफ
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन इट्स स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। ये बताओ, इस बार मैंने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पक्की बात है स्पीड भी कांस्टेंट होगी, सही या गलत? बताओ, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी, ये सही है या गलत है? ये सही बात है, आंसर आएगा ट्रू। ट्रू, सही बात है। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और वो कांस्टेंट तब रहेगी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, और यदि दोनों कांस्टेंट हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट कर ही दिया ना, तो स्पीड कांस्टेंट होगी, वो क्यों चेंज होगी? थर्ड फॉल्स इसलिए है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जरूरी थोड़ा ना बेटा। स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन तो बदल सकती है ना यार, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। ठीक है, हाँ। जल्दी से एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। पहले एवरेज एक्सेलरेशन, पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? ए एवरेज, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली हम लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्या लिखेंगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अरे बोलो, गधो नहीं, नहीं गधो नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। इट्स डायरेक्शन विल बी in the direction of change in velocity। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, जिधर चेंज होता है उस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यदि मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगा वो बन जाएगा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को लिख देंगे डीवी बाई डी टी। ये हो गया रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है,
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये सारी चीजें इसके लिए भी वैलिड है। यदि मैं अलग अलग डायरेक्शन में बात करूं, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज होगा, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज होगा, जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा वो जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा। अलग अलग डायरेक्शन के वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज से हम अलग अलग डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की बात होगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन में टोटल चेंज अपॉन टाइम लेते हैं, इंस्टेंटेनियस में किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। किससे निकाला जाता है? डिफरेंशिएशन से। तो कुछ नहीं, जो वेलोसिटी होगी उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, किसने मना किया? इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसने मना किया? हो सकती है 0, किसने मना किया? ओके, चलो क्वेश्चन तो बहुत लाया था मैं, बट आज इतना ही कर पाएंगे अपन, है ना? आज इतने ही कर पाएंगे अपन। अब टेस्ट का टाइम। एक काम करके देख लूं, नाराज ना हो तो। चलो एक काम करो, तुम ये क्वेश्चन सोल्व करो। तुम ये क्वेश्चन ये तो सोल्व किया था ना, ये वाला सोल्व करो, ये वाला सोल्व करो। तब तक मैं एक पोल ऐसे जनरेट करके देख लेता हूं, ऐसे इच्छा हो रही है मेरी, मुझे एक चीज चेक करनी है भाई। तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तब तक मैं एक काम करके देख लेता हूं, है ना भाई? कुछ भी लिख देता हूं, मान लो कैसे हो भाई लोग, ये क्वेश्चन है। पहला है अच्छे हैं, दूसरा ऑप्शन है ठीक ठाक, तीसरा ऑप्शन है काम चल रहा है, चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन क्या दे भाई? बस आपकी दया है। आंसर तो ऑब्वियस सी बात है डी आएगा, दया तो मेरी है। हो रहा है यार काम, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, मैं जस्ट चेक कर रहा था कि एक्चुअल में ये चलता है चलता, क्योंकि उस दिन टेस्ट लिया था, उस दिन पोल चला नहीं था ना, तो टेक टीम को बोला था काम तो सही चल रहा है। सही आ रहा है, जवाब भी सही आ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो ये क्वेश्चन क्या है, करें इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ। पहला बेटा 30 मीटर ईस्ट में, 30 मीटर ईस्ट में 30 आई कैप, ईस्ट को आई कैप से लिखा था। फिर दूसरा 10 मीटर साउथ में, अरे याद आया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ मतलब माइनस जे कैप, तो -10 जे कैप। तीसरा 20√2 नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच -i + j/√2 यूनिट वेक्टर लिखवाया था, -i + j/√2, ठीक है? तो यह आएगा
20√2 मल्टीप्लाई बाई -i प्लस j बाई √2। ये होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन है। √2 भाग गया, ये आ गया -20i प्लस 20j। ठीक है। हाँ, चौथा केस 10 मीटर ऊपर की तरफ, तो ये लिखा जाएगा 10 k कैप। ऊपर को के कैप से लिख देते हैं ऐसे। ऊपर ऊपर मतलब ये ऊपर नहीं होता, ये प्लेन में है, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे हैं। ऊपर मतलब ये के कैप हो जाएगा, के कैप। फिर बोल रहा है पांचवा 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये देखो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिखाओ भाई। नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री पे 50 मीटर। ये लो, ये 50 मीटर चला है 37 डिग्री पर। क्या कहते हो, यही होगा 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ये वाला कंपोनेंट आएगा 40 मीटर और ये आएगा 30 मीटर। क्या कहते हो, 50 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक 40 और एक 30। तो कितना आ गया ये 30 तो आई कैप में, नहीं सॉरी 40 आई कैप में, अरे यार 40 तो आई कैप में और 30 जे कैप में। ये सब आ गए भाई। ठीक है, चलो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, सबको जोड़ दो। 30i माइनस 10j प्लस माइनस का 20i प्लस का 20j प्लस का 10k प्लस का 40i प्लस का 30j। बता एस कितना आ गया। आई में 30 माइनस 20 10 बचा, 10 और 40 50 हो गया 50 आई कैप। जे में -10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40, के में 10 के। ये आ गया, यही आया। तो बता डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। 50 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। कितना आ गया, कितना आ गया 2500। 2500 और 1600, 16 और 25 35 40 4100, 4100 4200। हाँ 10√42 आ गया, 10√42 आंसर बी। क्या कहते हो, आंसर बी आया था, आंसर बी आया था। अरे बोलो, हाँ इसका क्या आया था, इसका क्या आंसर आया था। एक बॉडी मूव कर रही है अलोंग कर्व पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। क्वार्टर सर्कल पे चल रही है भाई, डिस्टेंस तो आएगा, डिस्टेंस तो आएगा π/2r और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा √2r। तो किस किस का रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो π/2r अपॉन √2r, r भाग गया π/2√2, 22/7 गुना 2√2, 11/7√2, 11/7√2। आंसर सी। क्या कहते हो, आंसर सी आया। देख कैसे तुरंत तुरंत आंसर आते हैं ना, अच्छा लगता है ना ऐसे, ऐसे तुरंत तुरंत आंसर आते जाएं, हम टिक करते जाएं, ऐसे लगता है जैसे तो नीट में सिलेक्शन हो रहा है हमारा। चलो बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इस क्वेश्चन को करो। चलो 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 जल्दी इस क्वेश्चन को करो। क्या होमवर्क यार, ये क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। ठीक है, टाइम मुझे पता है, मैं ऊपर नहीं लेता हूं यार, 5-7 मिनट तो मेरे हक के हैं, उसको कोई थोड़ा रोक सकता है। एक
बर्ड है जो उड़ रहा है नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड बैठा रहा, फिर साउथ में चला, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर होल ट्रिप, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देख 20 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड के लिए, तो S1 डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड किधर? नॉर्थ में, नॉर्थ में, तो 20 जे कैप मल्टीप्लाई बाई 15, 300 जे कैप, नॉर्थ में 300 जे कैप चलेगा। फिर 5 सेकंड के लिए साउथ में चला 24 से, नहीं 5 सेकंड के लिए रेस्ट किया, 5 सेकंड के लिए रेस्ट किया, S2 0, S3, फिर आगे कितना चला? साउथ में चला 24 से 10 सेकंड के लिए, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में चला मतलब वापस आया, माइनस जे कैप मल्टीप्लाई बाई 10 सेकेंड, माइनस 240 जे कैप, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 300 जे माइनस 240 जे, 60 जे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई? 60 जे डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? 15 1 5 1 और 10 1, तो 15 20 30 30 2 है ना, 30 2 जे का 2 मीटर पर सेकंड आ गया, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे निकाल सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, अरे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, समझ में आया? इस वेलोसिटी इनटू टाइम से। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? वेलोसिटी इनटू टाइम से। एक डिस्प्लेसमेंट निकाला, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकाला, तीसरा निकाला, तीनों का नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। एवरेज स्पीड पूछता तो एवरेज स्पीड कितनी आती? एवरेज स्पीड पूछता तो क्या आता? एवरेज स्पीड बता जरा, एवरेज स्पीड पूछता तो? तीन सौ और 240, 540 मीटर चला 30 सेकंड में, 540 बटे 30, 0 0 कहेगा 54 बटे 3, 18 मीटर पर सेकंड, हाँ 18 मीटर पर सेकंड आ जाता एवरेज स्पीड। हाँ डिस्टेंस निकालते, फिर ऐड करते, 300 ऊपर गया 240 नीचे आया, ऐड कर देते, डिस्टेंस आ जाता। ठीक है, हाँ ये आ गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? सब समझ में आया यहां तक? बताओ एवरेज वाला कंसेप्ट समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। अब डीपीपी 1 निपटा दो बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला डीपीपी 1 निपटा दो। होमवर्क में है डीपीपी 1, लिख देता हूं, होमवर्क में है डीपीपी 1, होमवर्क डीपीपी 1 निपटा दो, डीपीपी 1 होमवर्क में है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।